अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहा अफसर। उम्मीद है कि आपका हफ्ता बेहतरीन गुजरा होगा। आधे से ज्यादा तो गुजर गया है, तो बहुत सारे काम आपने कर लिए होंगे, लेकिन वीकेंड पर इस दफा कोई भी प्लान बनाने से पहले मैं कल ये सोच रही थी कि आप लोगों से शेयर करूं कि खौफ के दो ही फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचते हैं। या हम बहुत खौफजदा हो जाते हैं तो हमारा खौफ मर जाता है, यानी हमारी उसके बाद उससे लड़ने की ताकत डबल हो जाती है, हमें लगता है कि हम फाइट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कोविड-19 की सूरत में, खासतौर पर खौफ इतना ज्यादा हो जाए कि हम हैंड्स अप कर दे और हम कहे कि जी हमने बिल्कुल तौर पर हमने उम्मीद छोड़ दी है, अब हम इससे फाइट नहीं कर सकते। दो ही सूरतें हैं, लेकिन इन दोनों सूरतों के दरमियान कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन अगर पाकिस्तानी कौम को देखा जाए या आपको और मुझे देखा जाए तो इन खौफ की दोनों अलामात में से हम में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। हम क्या करते हैं, हम उतने ही ज्यादा खौफजदा भी हैं कि हमें लगता है कि इतने ज्यादा खौफजदा होने के बाद हम उतनी ही ज्यादा बेएहतियाती भी कर रहे हैं। अब ये दो सिचुएशन जो कि पूरी दुनिया में लागू होती है कि खौफ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो या तो उसे लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है या बिल्कुल हम लोग हार मान जाते हैं। लेकिन हम उतना ही डरते हैं और उतनी ही ज्यादा बेएहतियाती भी कर रहे हैं। अब लोगों में खौफ और हरास चौथी लहर का अच्छे तरीके से पाया भी जा रहा है, लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, और एनसी की कल से जो उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स शेयर किए उसके मुताबिक एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान ने कि कल की डेट में 1 मिलियन यानी 10 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं, जो कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छी चीजें भी इंडिकेट कहीं ना कहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आम शहरियों की बात की जाए, आपकी और मेरी बात की जाए, तो हम लोग तो बेहतियाती उसी तरह से कर रहे हैं जिसे हमने डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया है। ये कोरोना वायरस ही है, उसकी एक ऐसी किस्म है जो कि 60% ज्यादा बुरे तरीके से अटैक करती है आपकी बॉडी पे, जो कि हमने देखा है कि हमने जो भी वायरसेस अभी तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वेव को हमने देखा है, उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके इम्यून सिस्टम को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। ये एक ऐसा वेरिएंट जो कि इस वक्त आ चुका है, और तमाम लोगों को अगर देखा जाए तो ईद के बाद, ईद पर हमने बहुत एहतियात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें खराब हुई हैं। अब कल के परसों की तारीख में स्मार्ट लॉकडाउन एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया गया है। तमाम दुकानों को इंस्ट्रक्शंस है कि वो 8 बजे दुकानें बंद कर दें, प्लस सैटरडे संडे फिर से ऑफ है। फाइनली बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए थे और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया था, एग्जाम्स हुए थे, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, दोबारा से वही चीजें हो रही हैं। अब कहाँ कोताही है, किस तरह से हम अब तक काबू नहीं पा सके कोविड-19 में, डेफिशिएंसी कहाँ है, सिस्टम में, कंसर्न डिपार्टमेंट में, या आप में और हम में। प्रोग्राम तो मॉर्निंग प्रोग्राम है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट इतने बुरे तरीके से लोगों को मुतासिर कर रहा है कि हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम प्रॉपरली इस पर एक शो इस तरह से करेंगे कि कहां कहां कमियां और कोताहियां रह गई हैं आपकी और मेरी कंट्रीब्यूशन में, प्लस डिपार्टमेंट को हम क्या सजेशन ले सकते हैं और क्या दे सकते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अयूब बेग, ने कहते हैं ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, डिटेल में इस हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम किया है, आज एक बार फिर से करेंगे कि डेल्टा वेरिएंट बेसिकली जिसका खदशा हम लास्ट प्रोग्राम में जाहिर कर रहे थे कराची से लाहौर आना चाहे, अब इतनी बड़ी तादाद में केसेस आईसीयू में मौजूद हैं, तो इसकी क्या वजह रही। अस्सलाम वालेकुम सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अली अजमल, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। डिटेल में हम इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये वही बात कि या तो खौफ बहुत ज्यादा हो गया और वो मर गया है, या खौफ इस चीज का है कि मेरे ख्याल से अब हम हैंड्स अप कर लेते हैं, हमें कोई मसले का हल नजर नहीं आता, वी हैव टू लिव विद इट। तो हम इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि हमारी साइकी पर क्या असरात मुरतब किए हैं इस कोविड-19 ने, और ये चौथी वेव जो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आपके आने का बेहद शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल। डिटेल में आप इस हवाले से बात करेंगे कि हमने क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या कोप अप करने की कोशिश की है, हमारा कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, चौथी वेव में हम एंटर हो चुके हैं और दोबारा से वही सिचुएशन आ गई है, शुरू से लेके अब तक, डे फर्स्ट से लेके 2019 एंटिल नाउ, अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, आपने क्या देखे इन चौथी लहर में? मैं तो इंतहाई अफसोस से कहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम का जो बिहेवियर है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रहा है। पहले तो जब कोरोना वायरस आया तो इसके बारे में मुख्तलिफ अपनी आरा और मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की गई कि ये तो है ही नहीं, ये तो बना के भेजा गया है, ये तो इस तरह है, ये इस तरह है, बल्कि अभी तक कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर वो कोरोना वायरस आ गया, फिर वो हो गया, फिर जब हो गया तो फिर कहना नहीं हमें तो कोरोना है ही नहीं, डॉक्टर ज़बरदस्ती हमें अस्पताल में दाखिल कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये तो झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं। उसके बाद में जब वैक्सीन का मरहला शुरू हुआ तो फिर वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की
अपनी जो है ना वो मनफी बातें फैलाना शुरू कर दी कि वैक्सीन लगने से फ़लाँ हो जाता है, फ़लाँ हो जाता है। हालांकि हुकूमत ने वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत पहले शुरू कर दिया था और ये ओपन था, इसमें आप सब जानते हैं, ईमानदारी की बात है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, हर कोई जाके वैक्सीन करा सकता था। अभी भी हत्ता कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका मरीज़ आईसीयू में दाखिल होता है और वो कहते हैं नहीं जी हमारे मरीज़ को कोरोना नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और बात अर्ज़ करूँगा कि शुरू में इब्तदा में जो है ना, जब कोरोना का मरीज़ होता था तो आईसीयू में एक सख्ती होती थी, मरीज़ के लवाहिकीन अंदर नहीं आ सकते थे और एक अजीब खौफ और लड़ाई झगड़ा होता था। थोड़ा सा इसमें नरमी की गई, चले आके अपने मरीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो है ना, लोगों ने बिल्कुल तमाम एहतियाती तदाबीर को एक तरफ रख दिया है। अगर कोरोना का मरीज़ आईसीयू में दाखिल है तो सारे उसके लवाहिकीन उसके पास मौजूद होंगे, बिल्कुल किसी किस्म की बात मानने को तैयार नहीं है। और पहली बात तो ही कौम वैक्सीन लगवाने को तैयार ही नहीं है, ऐसे ही और वैक्सीन लगवा भी ली है तब भी वो जो है ना वो एहतियात नहीं कर रहे। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, अभी मास्क पहनना है, फासला रखना है, वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं, अभी उस पर अमल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये है कि आप वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, तो पहले वैक्सीन लगाने के प्रोसेस को भी थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस पर रखा गया था कि आपने नादरा के पास जाना है, आपका आईडी कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो डाटा निकाला गया है उसके मुताबिक अब तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई है कि अगर आईडी कार्ड आपके पास नहीं भी है, कुछ ऐसे ख़ानदान मौजूद है जो कि अभी पाकिस्तान आए हैं या फिर बहुत सारे मसले मसाइल हैं या आपका आईडी कार्ड शुरू से एग्जिस्ट ही नहीं करता, खासतौर पर उन तबकात की अगर बात की जाए जो कि बहुत ही लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने अब तक अपना आईडी कार्ड बनाया नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन लोगों के लिए भी इस सिस्टम में अब वैक्यूम रखा गया है कि अगर आपके पास एनसीओसी की तरफ से या फिर आपके पास नादरा की तरफ से कोई आईडी कार्ड नहीं भी है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं भी है, तब भी आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं ड्राइव थ्रू, गाड़ी में बैठे आप ड्राइव थ्रू पे बहुत सारे काम करते हैं, आप जाते जाते वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब तो आपके डोर स्टेप पर आकर आपको वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा मोबाइल वैक्सीन वैन भी हर जगह आपको खड़ी हुई नजर आएगी। मतलब एक चीज़ हमारे लिए इतनी आसान कर दी है, तो ये हमारी साइकी इस तरह की है कि हम फौरन सोचते हैं एक चीज़ मुफ्त मिल रही है मतलब मसला ख़राब है। हमारी साइकी इस तरह की हो गई है। क्या कहेंगे अली आप इस हवाले से? ये वाकई इस तरह की सिचुएशन में हम आ चुके हैं कि हमें लगता है कि एक चीज़ मुफ्त मिल रही है मतलब कोई ना कोई मसला तो है इस बात। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसे लोग समझते हैं कि अगर कोई चीज़ मुफ्त मिल रही है और आसानी से मिल रही है तो ये कोई शायद इतनी कोई बेहतर चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें अब लोगों का अगर माइंड ऐसा बन गया है तो फिर ज़रूरत है कि हमें उनके माइंड को दोबारा उनकी मेंटल डेवलपमेंट करनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट वेव आई, सेकेंड, अब थर्ड, अब फोर्थ वेव है। अच्छा, हर वेव में आप देखें कि गवर्नमेंट ने और जितने भी हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, इन्होंने लोगों को एजुकेट और गाइड करने की कोशिश की, अब तक कर रहे हैं। लेकिन उस तरह से अगर लोग इसको, इनकी इंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे कहने और लोगों के अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं गैप है। बिल्कुल ऐसे। उसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जब भी इस चीज़ को प्रोपोगेट करें, इसकी इंफॉर्मेशन को कि कोविड को कैसे हैंडल करना है, एहतियात कैसे करनी है और वैक्सीनेशन के जो मामलात है, हमें एक्सपर्ट ओपिनियन पे कायम लोगों को प्रोपोगेट करना पड़ेगा कि जिसको लोग अडॉप्ट भी करें। अब देखें, हम वैक्यूम में नहीं कोई काम कर सकते। हम ये जितना मर्जी किसी चीज को क्रिटिसाइज कर लें, और वाकयातन ये हकीकत भी है कि लोगों ने वैसे एहतियात नहीं की, लेकिन इसको क्रिटिसाइज, मजीद क्रिटिसाइज और फिर और इनको बताते रहना, इससे कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल हम अपना जो लोगों को बताना है, गवर्नमेंट के लेवल पे जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक इस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाए कि लोग इसको अडॉप्ट करें और उनकी ग्रूमिंग भी साथ हो। अच्छा देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वेव में अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो अपने एंड से जो किया जा सकता था उन्होंने किया। अल्टीमेटली आप बात किसी भी एंगल से शुरू करें, खत्म इसी पॉइंट पर आके होती है कि आपने उसको डाइजेस्ट किस तरह से किया है, आपने परसीव कैसे किया। जो वर्कशॉप से लाई गई, जो मीडिया ने कंट्रीब्यूशन दिया, खौफ और हरास हमने इतना फैला दिया, हर चीज़ को एग्जैजरेट करने का क्रेडिट भी मीडिया को दिया जाता है। लेकिन उसकी वजह से डॉक्टर साहब हुआ क्या, पहली वेव में लोग बहुत खौफजदा हुए, लोगों ने एहतियात की। दूसरी वेव में हमने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की तो लोगों को ईज आउट फील होना शुरू हो गया। तीसरी वेव में हमें लगा कि अब तो कोविड-19 का हल ही कोई नहीं है पूरी दुनिया में, वी हैव टू लिव विद इट, तो वो हमारा खौफ और कम हो गया है। अब चौथी लहर में
खौफ भी एक्सट्रीम पे है कि कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट बड़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन हमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, हम बेहतियाती भी उतनी ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए जी, ये जो कोविड नमूनिया है या कोविड डिज़ीज़ है, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसमें मैं नहीं समझता कि हम बहुत ज़्यादा कोई नरमी का मुजाहरा कर सकते हैं या लोगों को इस बात का थोड़ा सा फ़ायदा दे सकते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, इनको प्यार मोहब्बत से समझा दिया जाए। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसके पूरे मुल्क पे, पूरे कौम पे बड़े ख़तरनाक नताइज पैदा होते हैं। एक तो जो उस वक्त आपके जो डेथ होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया में आपके ऊपर पाबंदी आयद हो जाती है कि भी आपके मुल्क में ये वायरस मौजूद है, लिहाजा आप हमारे मुल्क में सफ़र नहीं कर सकते हैं, उसके आपके मुल्क में माशी असरात आते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि यहाँ पर खाली एजुकेशन से या इस तरह समझाने से अगर लोग अमल नहीं कर रहे तो मैं समझता हूँ वहाँ पर जो है सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये बिल्कुल मौका नहीं देता आपको, और इसका हम जो है वो अंजाम इंडिया में देख सकें तो वहाँ पर क्या हाल हुआ। डॉक्टर साहब, इस पर वगैरह आपने मतलब पहले हमने जो प्रोग्राम्स किए तो उसमें हमने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की थी कि 60% ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ही वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है। हमने ये एम्बिग्विटी भी क्लियर करने की कोशिश की थी कि जो आपका वैक्सीन है वो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है फॉर द सेक ऑफ कि आपका इम्यून आपके कोविड-19 के चौथी वेव से या डेल्टा वेरिएंट से लड़ सके, ठीक है। लेकिन अगर इस वेरिएंट की बात करें, पहले कराची में 35 केसेस के बाद लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में एकदम से हमने ग्राफ को ऊपर जाते हुए देखा है। जो पेशेंट्स आपकी नज़र से गुजरे हैं, जो केसेस आपने देखे हैं, उनमें क्या कॉमन सिम्टम्स रहे हैं जिसको हम डेल्टा वेरिएंट का नाम दे सकते हैं? इसमें देखिए कोई ऐसी ख़ास इसकी अलामत नहीं है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो, लेकिन इसमें कुछ पेट में दर्द होना और गले में दर्द होना और बुखार होना, ये इसकी अलामात हैं। इसमें इस दफ़ा जो है वो जो सूंघने की हमारी हिस्स ख़त्म होती थी वो निस्बतन कम है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें मरीज़ निस्बतन जल्दी उसको जो है ना वो उसके सांस की नालियों पे इसका असर होता है और जो है वो मरीज़ जो है वो जल्दी रेस्पिरेटरी फेलियर में या उसके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, वो निस्बतन जल्दी होता है। तो ये निस्बतन ख़तरनाक है पिछले वायरस की निस्बत। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पहले हमारे पास सिम्टम्स जो थे, जिस पर हमने बड़े सारे प्रोग्राम्स किए हैं या आपने जो भी रिसर्च की होगी उसके मुताबिक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और आपकी आपकी 2 सेंसेस का चले जाना, आपको जायका नहीं आ रहा या इसके अलावा आपको कोई चीज़ स्नफ कर रहे हैं तो आपको उसकी स्मेल नहीं आ रही, ये ऐसे बेसिक सिम्टम्स थे जो कि इंडिकेट करते कोविड-19 की कोई भी किस्म आपको हो सकती है। लेकिन अब क्या है, डायरेक्टली आपके लंग्स पर ये डेल्टा वेरिएंट इतनी बुरी तरह इफेक्ट करता है कि आपको वैक्यूम नहीं मिलता या आपको स्पेस नहीं मिलती कि आप इसको कैटर कर सकें, कैरी ऑन कर सकें। अब इस तमाम सूरत हाल में हमने देखना ये है कि ये जो एंजाइटी और ये जो रेस्टलेसनेस की एक सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आ गई है, इसका हल भी हमारे पास मौजूद है जो कि एहतियात की सूरत में है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्यों लगता है कि हमें कहीं ना कहीं ये स्पेस, माइंड स्पेस में ये चीज़ को रखना चाहिए कि नहीं भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमें ऐसे ही इसका ड्राइव करना है। अली, ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि एट द सेम प्लेस हम बड़ी एंजाइटी का शिकार भी हैं और बड़ा एक तजब्जुब सा पाया जाता है लोगों में। लोग ये देखते हैं कि कभी भी सिचुएशन कांस्टेंट नहीं होती, एकदम से चीज़ें नॉर्मल होती हैं। जैसे भी स्कूल खुले हैं, बच्चों ने दोबारा से अपनी रूटीन में जाना शुरू किया ही था, एग्जाम्स हुए ही थे कि एक बार फिर से हम स्मार्ट लॉकडाउन में आ गए हैं। ये तो बार बार वेरिएंटली चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये आपकी साइकी पे कितनी बुरी तरह असरात मुरतब कर रही है, लोग इससे कितने मुतासिर हो रहे हैं कि सिचुएशन कांस्टेंट हो ही नहीं रही। जी बिल्कुल, ये 2-3 तरीक़ों से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। एक तो चौथी लहर के आने के साथ लोगों की डिसेंसिटाइजेशन हो गई, उन्होंने इसको ज़रा ज़्यादा इजी लेना शुरू कर दिया। पहली वेव में शायद वो कुछ ज़्यादा लोग एहतियात कर रहे थे, लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि अभी जो सिस्टम चेंज हो रहा है, हम आगे चल रहे हैं 4th वेव में, तो लोगों की इसके साथ मेंटल डिसेंसिटाइजेशन होगी, लोग इससे इतना सेंसिटिव रहे नहीं। अच्छा, उसमें दूसरी बात इसमें ये है कि जैसे कि अब कोरोना के साथ को एग्जिस्ट भी करना है, साथ ही हमने एहतियात भी करनी है, और जिसकी वजह से हमारा कोई लाइफ पैटर्न्स चेंज हुए। अब उन लाइफ पैटर्न से चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ा कि हमारे लोगों में, बहुत सारे लोगों को तो बाकायदा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और PTSD जैसे प्रॉब्लम्स हो गए। अच्छा, जिनको नहीं हुए ये प्रॉब्लम,
जिनको क्लिनिकल लेवल पे ये प्रॉब्लम नहीं हुए कोई, और ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जिनको मूड स्विंग्स होने लग गए, इरिटेबिलिटी, उनका दिल ना लगना, घर में झगड़े वगैरह शुरू हो गए। तो ये सारे के सारे कोविड के ही इफेक्ट्स हैं हमारे माइंड के ऊपर। अच्छा अली, एक और चीज ऐड कर लें, तो आप बता रहे हैं कि इफेक्ट क्या हो रहे हैं, जो आफ्टर इफेक्ट भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एक और बड़ी आम चीज ये भी है कि हमने बहुत सारे लोगों को इस फोबिया में जाते हुए भी देखा है। मतलब कि अगर आपको कोविड-19 के लिए एहतियात करनी है तो एहतियात करना लाजिम और मलजूम है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं लोग और जो बहुत ज्यादा फोबिया का शिकार हो गए हैं कि अब उनको बहुत ज्यादा खौफ आता है कोई भी काम करने से, किसी चीज को टच करने से, किसी से ट्रांजेक्शन करने से, किसी से कम्युनिकेशन करने से, ये लोग भी इससे भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद लोगों की ये भी है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं। जी बिल्कुल, एक तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गया और फिर जो लोग एहतियात नहीं कर रहे वो भी इसी तरह की एक्सट्रीम का ही शिकार है। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना तो माइंड दो तरह के एक्सट्रीम रिएक्शन करता है। या तो जैसे आप ये जो मिसाल दे रही हैं कि लोग फोबिया में चले जाते हैं, हेल्पलेसनेस की सिचुएशन तो है क्योंकि इससे हमने अपने इम्यून सिस्टम से निकलना है, तो वो एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है, लोग फोबिया में चले गए, उन्होंने कोई इनएक्टिव हो गए। उसके साथ साथ इसका एक्सट्रीम रिएक्शन ये भी है कि लोगों ने इसको माइंड में कुछ समझा ही नहीं कि जी कोई, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोग कहते हैं जी कोई कोरोना नहीं है, ये डॉक्टर्स ने वैसा ही बनाया हुआ है एंड ऑल दैट चीजें। वो वजह ये है कि जब लोगों को किसी चीज से डर होता है तो एक एक्सट्रीम रिएक्शन ये है कि होपलेसनेस का शिकार हो गए, फोबिया हो गया, और उसी का दूसरा एक्सट्रीम रिएक्शन ये भी होता है कि अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं नहीं जी नहीं ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो ये दोनों माइंडसेट जो है इंतहाई खतरनाक है। अगर इसी बात को जनरलाइज करें तो ज्यादा लोगों को हमारे यहाँ फोबिया नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरा एक्सट्रीम रिएक्शन कर बैठे जिसकी वजह से उनका यही जो मेंटल माइंडसेट और मेकअप है वो उनको जाहिर बात है उन्होंने इसको मोर वल्नरेबल कर दिया बीमार होने के हवाले से कि उन्होंने एहतियात नहीं की। तो इसमें जरूरत इस चीज की है कि लोगों को कि ना तो वो ज्यादा डरें और ना ही वो अपने आप को बिल्कुल ही एक रेकलेस हो जाए कि ऐसी चीज की सी एक सिचुएशन जो है वो आपको रखनी चाहिए इन तमाम मामलात पे। लेकिन हमें देखना ये कि बारहा जो भी गेस्ट पैनल, जो भी गेस्ट डॉक्टर्स या एक्सपर्टीज हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमने बारहा आपको इस चीज़ की यकीन दिलाने की कोशिश की कि वैक्सीन इसका एक वाहिद हल नहीं है, लेकिन 90% इसका हल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को बेहतर करने के लिए अगर खुदा ना खास्ता कोविड-19 जैसा वायरस जो है वो आप पर अटैक करता है तो आप उससे एटलीस्ट फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये फाइट करने का टाइम भी आपको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ी दफ़ा हमने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की इस बार, लेकिन पाकिस्तान में ये अच्छी बात है कि अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। अब हमने एक क्रेडिट पाकिस्तान को मिलता है कि पाकवैक के नाम से जो हम लोगों ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई है उसका एक ही डोज है। कितनी बड़ी तादाद में वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी के हवाले से भी ज़रा डिटेल से बताइएगा। मेरा ख्याल है वो कैनसाइनो वैक्सीन है, बिल्कुल ऐसे जो सिंगल डोज वैक्सीन है, और पाकवैक की शायद 2 ही डोजें हैं। तो वो तो NCOC के जो डाटा हैं उसी वही आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। मुख्तलिफ वैक्सीन पाकिस्तान में मॉडर्ना की भी है, फाइज़र की भी है, और ये वैक्सीन भी हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जितनी भी तादाद में अवाम लगवाने आ रहे हैं, अभी तक वैक्सीन की कोई बहुत बड़ी ऐसी कमी नहीं हुई। अगर हुआ भी है तो 1-2 दिन मसला हुआ है, लेकिन वो जो है वो वैक्सीन अवेलेबल होती है और लोगों को लग रही है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अपनी आवाम की नफ्सियात की बात बताना चाहूँगा कि जब ख़ास तौर पे कराची में जो है ना लोगों ने वो वैक्सीन नहीं लगवाई, इसको इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया और मुख्तलिफ जो है ना उसकी दलीलें पेश करते रहे कि इसको लगवाने से फ़लाँ मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा जी हम सिम ब्लॉक कर देंगे, तो फिर लोगों की वहाँ पर जो है लाइनें लगी और वहाँ पर डंडे चले के जी वैक्सीन लगवाने खड़े हो गए। तो हमारे लोगों को ये खौफ नहीं है कि उनकी जान चली जाएगी या उनकी हालत जो है ना वो नाजुक हो सकती है, उन्हें सिम ब्लॉक होने का ज़्यादा खौफ है। तो मेरे ख्याल में आइंदा भी जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं जो पॉलिसीज़ बनाती है, पोलियो कंट्रोल करना है और दूसरे मसाइल हैं, उसमें शायद जो है ना इसको मद्देनज़र रखें कि ये सिम वाली बात बड़ी अहम है। अच्छा, इतनी अहम है कि बहुत सारी मीम्स और बहुत सारी ना सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी हैं जो कि आप लोगों ने भी देखी होंगी यकीनन, कि एक्सपो सेंटर कराची का क्या हाल हुआ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमारी सिम ब्लॉक ना हो जाए। मतलब हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी और हैं,
लेकिन आप यकीन कर ले इस बात का कि आपकी जान है तो जहान है। जहान में रहेंगे, सिम इस्तेमाल करेंगे, लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाने, गेट टुगेदर, शादियाँ, ये तमाम तकरीबात, ये चीज़ें तब होंगी जब आपकी सेहत रहेगी। तो ये एक ऐसा साइलेंट किलर इसे कहे, इसे बीमारी कहे, इसे वेरिएंट कहे, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं पाकिस्तान में भी, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि आप इसे सज़ा और जज़ा के तौर पर भी देख सकते हैं, जो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने देखना ये है कि हम इसे किस तरह से परसीव करते हैं। अब वैक्सीन लगवाने के बाद जो साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, लोग उसमें बड़ी सारी मिथ्स निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक दिन, 2 दिन, अगर मेरे घर में 5 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो 5 में से 5 के बाद के वैक्सीन लगाने के जो असरात होते हैं वो उस तरह से नहीं आते। 5 में से 2 को 2 दिन बुखार हुआ, थोड़ा सा अपनी बॉडी में अपना पेन फील किया, 2 लोग बिल्कुल ठीक रहे। सर, इसकी क्या वजूहत है? आपकी इम्यून के मुताबिक कोई आपको आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? ज़्यादातर लोगों में देखा जा रहा है कि उन्हें बुखार हो जाता है। हाँ, देखिए जी, ये वैक्सीन जो होती है बेसिकली ये एक तरह का हमारे जिस्म का जो क़ुव्वत मदाफ़त है उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि जरासीम आपकी बॉडी में आ रहा है, लेकिन वो जरासीम होता नहीं है, या जरासीम का एक ख़ास पार्ट होता है, जिस तरह कि हमारे स्पाइक प्रोटीन के मुख्तलिफ पार्ट्स लेके वैक्सीन बनाई गई है, या जरासीम को कमज़ोर किया जाता है, या उसके जो जहर को कमज़ोर करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये पैगाम दिया जाता है कि ये आपके जिस्म में वायरस या दुश्मन आ गया है, लिहाजा आप जो है इसकी तैयारी करें, इसको मारने की तैयारी करें, इसको पकड़ें, एक्टिव योरसेल्फ। अब इसमें होता यह है कि बाज़ लोगों को पहले कोरोना हुआ होता है तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव होता है, तो उनको उतना बुखार नहीं होता जितना जो फर्स्ट टाइम जिसको वैक्सीन लगती है उसको बुखार होता है। फिर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही उनमें रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है, उनमें बुखार ज़्यादा होता है। तो ये बुखार होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि थोड़ी अच्छी इलामत है इस बात की कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होने का इम्कान ज़्यादा है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बिकॉज ये एक ऐसी एम्बिग्विटी है जो कि दूर करना प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन कोई भी लगवा रहे हैं, साइनोवैक्स, साइनोफार्म, फाइजर, ऑस्ट्राजेनेका, जो भी आप लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको उसके साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट्स बुखार की सूरत में आते हैं तो इसकी वजूहत डॉक्टर ने बड़ी क्लियरली बताई है कि वो ये हो सकती है कि आपका इम्यून जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। आपने देखा है कि आपके अंदर वो वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए उस वैक्सीन ने उसका अपना काम दिखाया है और उसको कैटर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो वायरस आपके अंदर कहीं ना कहीं, आपने इस चीज को देखना है बड़े क्रिटिकली। ये जो उन्होंने इलेबोरेशन करने की कोशिश की, ये आपके उन सवालों का जवाब है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि उसको बुखार हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, उसको बुखार हो गया, उसको मतलब आपने देखा कि वैक्सीन लगवाने के फौरन बाद बॉडी पेन बहुत ज्यादा शदीद हो गया और मुझे नहीं हुआ। तो ये आपके अंदर आपके इम्यून की एक स्टोरी है जो कि देखनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आम रूटीन में, अब हमारी रूटीन में कोविड-19 की वजह से कितनी बेहतरी और कितनी हमारे हालात मजीद खराब हो गए, मजीद बिगड़ गए हैं। घर में रहकर हमने बहुत सारे काम तो करना शुरू कर दिए, रूटीन कभी बेहतर हो गई है, कुछ लोगों की बहुत खराब हो गई है, कुछ लोग एंजाइटी के शिकार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने डाइट प्लान्स बड़े अच्छे से बनाए हैं और बड़ा प्रोडक्टिव यूज किया है इस क्वारंटीन और लॉकडाउन को। लेकिन रूटीन अल्टीमेटली हमारी चेंज हुई है या हम चेंज हुए हैं या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अली, हमने इसको तमाम रेस्टलेस सिचुएशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में वक्त तो हमने गुजार लिया, लेकिन एट द एंड हमने क्रक्स क्या निकाला है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हम दोबारा से बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आपने भी लोगों से इंटरेक्शन किया होगा कि कब हम इस सिचुएशन से निकले और निकल कर दोबारा से गेट बैक टू द रूटीन, वो वाली सूरत आ जाए। लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से दोबारा से वही चीजें करने का जो चीजें बड़ी मुश्किल से कोविड ने चेंज की हैं। जी बिल्कुल, लोग तो इंतजार कर रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग अपनी रूटीन पे आना चाह रहे हैं। और ये जो लोगों को इतने मसाइल हुए हैं, हम बात कर रहे थे एंजाइटी, डिप्रेशन और जो मूड वगैरह के, ये इनकी रूटीन चेंज होने की वजह से हुए ना। हम बहसीयत इंसान, हम सोशल एनिमल हैं, लोगों से मिलना जुलना और उनसे इंटरेक्शन करना ये हमारी नेचर में है। अब कोविड ने घर पे बिठा दिया। अब ये जो जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं ना, ये लोगों को घर पे बैठने से आए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपने आप को प्रोडक्टिवली, अपना जो टाइम है वो यूज कर लिया, कुछ ने इतना प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद 1 या 2% लोग होंगे, लेकिन
या शायद इससे भी कम, जिनकी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे कोविड ने इफेक्ट नहीं किया। हम मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट का मतलब तो ये समझते हैं ना कि जो हम जुबान ज़द-ए-आम बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह, ये तो क्लिनिकल है ना। अगर हम उसके अलावा देखें तो ये जो मूड स्विंग्स आना, हम एक नॉर्मल बंदे का इरिटेट हो जाना, दिल ना लगना, बोर्डम का शिकार हो जाना, तो ये भी एक ज़हनी कमजोरी ही की निशानी है। अच्छा देखिए अली, मैं अगर इसको मेंटल हेल्थ का नाम दूं तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगी। एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में एक बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, कोई 1000 प्रोग्राम इस पर किए जा सकते हैं, जिसको पाकिस्तान में आज से पहले या इस अरसे से पहले इस तरह से एड्रेस नहीं किया गया था। ये सारी गेम यहाँ से शुरू होती है। अगर आपके अंदर विल हो तो कोविड क्या, XYZ क्या, किसी बीमारी से आप बाआसानी लड़ सकते हैं। लेकिन क्या कोविड-19 ने हमारी विल को मुतासर किया है? इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग। वी आर इन द मिड ऑफ द वीक और हमने बहुत सारी वीकेंड पर प्लान तो बना लिए होंगे, लेकिन मानसून का मौसम है तो मौसम के एतबार से भी अब हमने अपने आप को ना, पहले हम ये प्लान करते थे कि कौन सा मौसम आ रहा है, उसके मुताबिक क्या ड्रेसेस बनाए जाए। अब हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि मौसम किस तरह का है, आबो हवा क्या है, उसकी मुनासबत से हमने किस तरह से अपने प्लान्स को स्केजुलाइज करना है, क्योंकि मानसून के मौसम में वैसे ही आपकी बीमारियां फैलने का खदशा ज्यादा हो जाता है। और अगर कोई बीमारी ऑलरेडी होगी तो इसका मतलब ये है कि कोविड-19 आपको ज्यादा आपके करीब आ सकता है, ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वीक होते हैं और आप कोई ना कोई जर्म आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है और आप फाइट कर रहे होते हैं। इस सारी सूरत हाल में ब्रेक में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। मैं कभी नहीं भूलती उन फ्रंट लाइनर्स का जिक्र करना, उनकी बात करना, जिनमें पैरामेडिक्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, पुलिस हैं, एलीट हैं, वो तमाम फोर्सेस जो कि हमेशा लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, गली मल्लों पे, चौराहों पे, आपने नाकों पे इनको देखा होगा काम करते हुए। अस्पतालों में डॉक्टर्स को जो कि हर रोज, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको डॉक्टर साहब ब्रेक में एक्सप्लेन कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ICU में हूँ, मेरी ड्यूटी वहाँ है, तो हर रोज 2 से 4 लोगों को मरता देख के लगता है कि आप कभी भी जिंदगी का खात्मा देख सकते हैं, कभी भी आपकी जिंदगी किसी मौके पर खत्म हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसको ना साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट करता है जब आप किसी को मरता अपनी आंखों के सामने देखते हैं। अली, आप इस पर बात करना चाह रहे थे कि जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, और उनके अंदर वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि हम वो एकदम इस चीज़ का शिकार हो गए कि हमें लगता है कि ज़िंदगी अभी अगले लम्हे है या नहीं है। उनकी साइकी पे कितने असरात मुरतब हुए हैं वहाँ पर काम करने की वजह से? देखिए, जो हेल्थ वर्कर है जिनको हम बात कर रहे हैं, ये तो दोहरी जंग लड़ रहे हैं। एक तो ये जिस्मानी तौर पे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोरोना के ज़्यादा करीब में पेशेंट के रहते हैं, तो ये ज़्यादा एक वल्नरेबल तबका है। उसके साथ साथ ये एक तरह से टू समहाउ बहुत सारे लोग एक मेंटल डिलेमा का भी शिकार हैं कि जब देखें कि एक डॉक्टर, जब उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है कि ICU भर गए हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं सपोजिटली अगर वो कम है, खास तौर पे जैसे इंडिया की बात करें, तो अगर हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं और वो सारे ही फौरी अटेंड करने वाले हैं, उनको इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें जगह नहीं है तो डॉक्टर्स के लिए ये एक बहुत मुश्किल उसके जहन के लिए हो जाता है कि जब वो पेशेंट को ठीक करना चाह रहा होता है, उसको देखना चाह रहा होता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते और उसके सामने पेशेंट जो है अगर खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाए, तो इससे यकीनी तौर पे इनके जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट हुआ है। एक हेल्पलेसनेस का शिकार हो गए हैं कि हम एक्सपर्टीज भी है, हम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज ना होने की वजह से कर नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली इसमें इनको भी स्ट्रेस, खास तौर पे PTSD हमने देखने में आया है, जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी वाकया के बाद किसी शख्स को होता है। तो आम तौर पे जो डॉक्टर्स ICU वगैरह में ड्यूटी कर रहे हैं, वो जब अपने सामने देखते हैं डेथ्स का इस लेवल पे और इतने नंबर पे होना, तो ऑब्वियसली उनको एक ट्रॉमा से तो गुजरते हैं। ट्रॉमा से तो गुजरते हैं, प्लस अली देखिए एक ये बात भी है कि आप उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाते हैं। जिंदगी में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द पाकिस्तान को, बल्कि इस पूरी दुनिया को इस वायरस से, जिसे हमने कोरोना वबा का नाम दिया है, जल्द अज जल्द सबको इससे शफा अता फरमाए, इससे आज़ादी अता फरमाए। लेकिन
क्या वो लोग जिन्होंने करीब से मौत को देखा है लेकिन वो जिंदा हैं, इन तमाम सिचुएशंस को करीब से रहते हुए देखा है, क्या वो इस सिचुएशन से निकल सकेंगे? क्या वो आगे बढ़ सकेंगे? मैं किसी का एक्सपीरियंस तो आपसे शेयर नहीं करूंगी डॉक्टर साहब, मैं आपसे आप ही का सवाल कर लेती हूँ कि आप मुझे बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने करीब से इन तमाम चीज़ों को देखा है, कितना मुश्किल हो जाता है कि तमाम चीज़ें देखने के बाद इस सिचुएशन से कुछ देर के लिए भी अपने आप को निकालना? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ख़ास तौर पे जब नौजवानों की डेथ होती है आईसीयू में और आपके सामने लोग ज़िंदगी की भीख मांगते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं आपसे कि खुदारा मेरा सांस ठीक करो, तो फिर कई दिन तक तो आपको नींद ही नहीं आती है। इतना दिल दुखी होता है कि हम उस मरीज़ के लिए कुछ नहीं कर सके। लेकिन उसके साथ आप खुद भी इस खौफ का शिकार हो जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मुझ पे, क्योंकि ये वायरस तो किसी पे भी अटैक कर सकता है और हम लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो अगर मुझ पे ये इस बीमारी का हमला हो गया तो फिर मेरा भी यही अंजाम होगा। और ख़ास तौर पे हमारे बाज़ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गए इस बीमारी की वजह से, और उनका जब ख्याल आता है तो दिल इंतहाई उदास हो जाता है कि वो अभी उन्होंने इस प्रोफेशन में बहुत काम करना था, उनकी ज़रूरत थी। तो शदीद मैं कहूँगा कि मैं बज़ाते खुद ज़हनी तौर पे जो है वो दबाव का शिकार हूँ, और इसकी वजह से लाज़मन मेरे जो है ना वो अपना ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है वो कहना चाहिए एक्टिविटीज़ मुतासिर होती हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, मेरी सोचने समझने की सलाहियत में कमी आ जाती है, तो ये ख़ासा मुतासिर कर रहा है। अब वैक्सीन लगने के बाद हमें इस बात का थोड़ा सा जो है ना वो हेल्प एक हुई थी, एहसास हुआ था कि हम वैक्सीन लगने से महफूज हो रहे हैं। चलो कोई तो इसका एक हल आया है, कोई तो एक बीच में इंटरवेंशन ऐसी आई है जिससे निस्बतन इस बात का इम्कान है कि हम इससे जो है वो बच सकते हैं। तो वैक्सीन ने खासा हेल्प आउट किया हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मतलब बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे लिए ऑप्शन एक ही बचा है ना। अगर 2-4 चीज़ें हमारे पास ऑप्शन की सूरत में मौजूद हो तो हम किसी एक को चूज़ करते हैं और उसके बाद हम अपना फैसला लेते हैं। अब देयर इज़ नो ऑप्शन। वैक्सीन के अलावा क्या कोई तरीका इलाज हमने मैंने अगर आगाज़ की बात की जाए तो सना मक्की XYZ पता नहीं क्या क्या चीज़ों को हमने आजमा कर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, बिकॉज हम पाकिस्तानी कौम में हमने हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पर तो करना होता है, तो हमने वो तमाम चीज़ें करके देख ली हैं। नाउ वी आर डन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मां सिवाय इसके कि हम जाएं और वैक्सीन लगवाएं। लेकिन हर इवेंट, अब जिंदगी तो नहीं रुक रही, कोविड-19 के साथ हम गुजारते चले जा रहे हैं। छोटी ईद, बड़ी ईद, आज के दिन की मुनासबत से बात की जाए, आगे मुहर्रम भी आ रहे हैं, इज्तिमात होंगे, जुलूस निकाले जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में अब इस चीज़ का लाहे अमल अवाम को दे दिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जानिब से, NCOC की जानिब से, कि वैक्सीन का एक सर्टिफिकेट जो कि नादरा की तरफ से आपको मिलेगा वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब इन इज्तिमात में, जुलसे जुलूसों में क्या मजीद हम क्या कर सकते हैं मां सिवाय इसके कि हमने वैक्सीन लगवानी है। अब एक और इवेंट आ रहा है जिसके बाद ये खदशात डॉक्टर साहब ज़्यादा हो जाते हैं। बड़ी ईद के बाद हमने इस डेल्टा वेरिएंट को प्रिवेल होते देखा है। खुदा ना खास्ता भी जो मुहर्रम आ रहे हैं इसमें आपको पता है कि जुलूस भी निकलेंगे और 9 बजे से मुहर्रम को इज्तिमात भी होते हैं, मजालिस होती हैं, और ये तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपका सजेशन क्या है, काइंड सजेशन कि क्या करना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि हम थोड़ा काबू कर सकें प्लीज इस चीज़ को? देखिए, ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपको कि हमें इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और इसमें पूरी दुनिया के लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। ये अब कोरोना वायरस आ गया है और ये अब ये एक वेव की बात नहीं रह गई है कि एक वेव है, चंद महीनों की बात है। हमने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है, तो उसमें हमने ऐसे मजहबी इज्तिमाआत जो कि किसी चार दीवारी के अंदर हों और वो बिल्कुल बंद हों, उनसे हमने गुरेज करना है। वैक्सीन होने के बावजूद भी गुरेज करना है, क्योंकि याद रखें ये वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं, ये वैक्सीन हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है, हमें इस बीमारी से बचाती है, या अगर बीमारी हो जाए तो बहुत मामूली होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिसको वैक्सीन हुई होती है वो मरीज़ इस जरासीम को, इस वायरस को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो और जितना ये वायरस मौजूद होगा, सर्कुलेट करेगा,
उतनी इसकी नई इकसाम पैदा होंगी। अब डेल्टा है, फिर लैम्डा है, फिर कोई और इससे ख़तरनाक आ जाएगा। तो लिहाजा हमने इस किस्म के इज्तिमात जिसमें बहुत ढेर सारे लोग एक जगह पे मौजूद हों, उनसे गुरेज करना है। जैसे कि अभी देखें, अभी पिछले दिनों जो पाकपतन शरीफ में जो उर्स मुबारक होता है, तो उन्होंने उसको अलामती तौर पे अदा किया। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी मुख्तलिफ मजहबी जो तबके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो मजहबी रसूमात हैं उनको अदा करें, लेकिन उनको अदा करने में इंसानियत का ख्याल करें, उन्हीं लोगों का ख्याल करें, क्योंकि फिर उन्हीं लोगों ने मुतासर होना है, किसी दूसरे ने नहीं होना, और फिर उन लोगों से पूरा माशरा, पूरा मुल्क मुतासर होगा। तो लिहाजा बेशक वो इज्तिमात करें, लेकिन इस तरीके से करें, SOPs फॉलो करें कि बहुत ढेर सारे लोग एक जगह पे किसी मजलिस में जमा ना हों। कुछ लोग जो है ना वो अलामती तौर पे जमा होकर मजलिस का इनेकाद कर लें। जिस जगह पे वो मजलिस की जाए वो हवादार हो, बंद ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर खुला होने की बात करें, गवर्नमेंट ने पहले SOPs बनाया कि जी आपने शादी करनी है तो जी आप हॉल में शादी नहीं कर सकते। लोगों ने क्या किया कि लोग जो है वो ग्राउंड में शादी करते थे, लेकिन वहाँ पर जो है ना उसके ऊपर वो कैनोपी लगा दिया करते थे, वो फिर हाल नुमा बन जाता था। मकसद ये था कि अब हाल में शादी ना करें, अब खुले मैदान में प्रोग्राम करें, फंक्शन करें, जिसकी ऊपर से कवर ना हो, ताकि हवा का गुजर हो। तो वहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ आ भी जाए, अगर वो मरीज़ के साथ वायरस हो तो वो फैले मत। लेकिन हमने फिर उसका वहाँ पर कोई ना कोई उसका उल्टा हल निकाल दिया और फिर उसका नुकसान का शिकार हुए। तो लिहाजा इसमें बेशक वैक्सीन, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन कराई है, मजालिस में सख्ती की जाए, सिर्फ उन्हीं लोगों को मजालिस में आने की इजाज़त हो जिन्होंने वैक्सीन कराई हुई है और 2 डोजें लगवाई हुई, 1 डोज भी ना हो, ठीक है। और उसके बावजूद भी वो लोग मास्क पहने, थोड़ा सा फासला रखें और बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग ना करें, अलामती तौर पे कर लें। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो इनके जुलूस होते हैं, उसमें भी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा जो है ना लोग बहुत ज़्यादा इज्तिमात ना करें, अलामती तौर पे लोग शरीक हो जाएं और उसमें एहतियात का मुजाहरा करें, मास्क पहने, थोड़ा सा फासला रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि अगर आपने उसकी एग्जाम्पल दी है कि उसको इलामती तौर पर किया गया है, तो ये इनिशिएटिव भी इंसानों की जानिब से लिया गया है, पाकिस्तानियों की जानिब से लिया गया है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप इस तरह की इनिशिएटिव ज़रूरी नहीं कि आप इंतजार करें किसी नोटिफिकेशन का, किसी कॉल का, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट की जानिब से दिया जाए। ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी लिया जा सकता है अगर आप बाइख्तियार है और आपके पास कोई ना कोई छोटी या फिर बड़ी पावर या कोई सीट मौजूद है। लेकिन हम बात दरअसल कर रहे हैं सारे सिनेरियो में आपकी अपनी साइकी की। इस सारी सूरत हाल में हमने बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें भी सुनी है। फॉर एग्जांपल, बड़े सारे लोगों ने उठकर ये भी कहा कि आप मसाजिद में कोरोना वायरस आ जाता है, बाजारों में नहीं आता, बाजारों को आपने खोलने की इजाजत दी है लेकिन आपने टाइमिंग कंसाइज कर दी है, ये वो और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब हमने हर चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। अब ये बात किसने शुरू की, कहां से शुरू हुई, कहां से ड्राइव होते हुए आप तक पहुंची, डॉक्टर साहब तक और मेरे पास भी, कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं आप 2 साल बाद मर जाएंगे। मतलब व्हाट इज दिस? मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को बड़े वसूख से कहते हुए सुना है, पता नहीं कहां से उन्होंने, उनका जराए कौन सा था, उनका सोर्स कौन सा था कि हम इतने शोर हो जाते हैं इस बात पे। लोग जो एक दूसरे की साइकी के साथ खेलते हैं और ये इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 एक साजिश है, इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी तादाद में ये लोग अब अपना माइंड चेंज कर सकें? जी देखिए, माइंड तो इनको टू सम हाउ अपना चेंज करना ही पड़ेगा। जब ये कोविड अभी स्टार्ट में ही था तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ज़्यादा फ्लोट कर रही थी, ज़्यादा लोग ये कहते थे कि जी ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखें कि अब काफ़ी देर के बाद जब बहुत सारों ने देखा कि उनकी किसी की फैमिली में या किसी के दोस्तों में, गली मोहल्ले में अगर उन्होंने कुछ कैजुअलिटीज़ होती देखी कोरोना की वजह से, तो अब उन्होंने अपना माइंडसेट टू सम हाउ चेंज किया है। लोग आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पता क्या है, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, ये हर जगह पे फ्लोट करती ही हैं। ये ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। हम एक नहीं ऐसा कर सकते कि कोई चीज हम इंफॉर्मेशन फ्लोट करें और किसी भी कंट्री के सारे लोग उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। हाँ, कुछ जगह पे जो जिन कंट्रीज में जरा लोगों की जरा एजुकेशन बेहतर है, वो जरा लोग इसको ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम किसी भी कंट्री में ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी कंट्री के लोगों ने इसको 100% ऐसे ही अडॉप्ट किया हो। अब जो माइंडसेट लोग चेंज करेंगे, इसमें हम ये कर सकते हैं
कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग करने में, बाय द वे पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग करने में उनको हेल्प आउट करें, कि वो लोग इस चीज को सर्टेनिटी समझें कि कोरोना वायरस वाकयातन एक हकीकत है। इसमें 2-3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो वो लोग, ऐसा लोगों का तबका कि जिन्होंने वैक्सीनेशन भी करवा ली है, वो एहतियात भी करते हैं और वो कोरोना को एक रियलिटी समझते हैं, उनको तो हमें थोड़ा सा बूस्टअप करना पड़ेगा कि अब आपने वैक्सीनेशन भी कर ली है, आप अपने एंड पे जो कुछ कर सकते थे वो कर लिया, आपने एहतियात भी कर रहे हैं, अब आप जरा अपने आप को स्ट्रेस से भी निकालें, क्योंकि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा जो उसके लिए लीथल है वो स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। अगर वैक्सीनेशन भी होगी और एहतियात भी कर रहे हैं तो फिर मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि फिर आप जरा ज्यादा परेशान भी ना हो, अपनी एहतियात करते रहें। ये जो परेशानी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये तो आपके इम्यून सिस्टम को बिठा देगी। और दूसरे ऐसे लोग जो कि अभी इसको एक रियलिटी नहीं समझ रहे, उनको हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू कायल कर सकते हैं, उनके मेंटल कैलिबर पे आके जिस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो लोग कोरोना वायरस को रियलिटी नहीं समझते वो दुनिया की किसी चीज को भी रियलिटी नहीं समझते। कुछ चीजों को वो भी अच्छी चीजों को मानते होंगे, समझते होंगे। हमें जरूरत यह है कि हम अपने लोगों का मेंटल कैलिबर को समझें, उसके ऊपर आके उनसे बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इसको कैजुअलिटीज को बचा सकें। और तीसरी जो चीज है जो कि लोग बिल्कुल ही नहीं समझना चाहते, तो उनकी तो फिर सिम्स ही ब्लॉक करनी पड़ेंगी। अच्छा देखिए, ये जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, बजाय इसको कहा जा सकता है इस तरह से, अगर आप कहें कि अब हमारे लोग इस तरह के इन्हें कन्विंस करने के तरीकेकार थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अगर ये सिम के बारे में कहा जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि किसी तकरीब में, रेस्टोरेंट में आपकी एंट्री अनटिल और अनलेस नहीं होगी जब तक नादरा की तरह से वो सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं होगा, वो सर्टिफाइड जो आप होंगे तभी आप कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जो किल्लत का सामना हुआ है इसको जरा थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर कमेंट कीजिएगा कि किल्लत का सामना एक दफा हुआ, हमने देखा अगर आधे से ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे एट दैट टाइम, लेकिन हमने फाइजर की कमी देखी, ऑस्ट्राजेनेका की, खासतौर पर लोगों ने इस चीज का शोर मचाया कि हमने ट्रैवल करना है आउट ऑफ कंट्री, तो हमें ये जरूरी हो गया है। अब ये एक आप अगर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स कहें तो भी गलत नहीं होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ने कह दिया कि हमने साइनोवैक और साइनोफार्म को मानना ही नहीं है। ये जो किल्लत पैदा हुई थी इसको दोबारा से बैकअप करने के लिए और अब किल्लत दोबारा पैदा ना हो, हुकूमत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए और किल्लत की वजह क्या रही है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो वैक्सीन का बहरान जो है ना वो तो इंटरनेशनल लेवल पे था, क्योंकि 50 कंपनियां कम से कम अमेरिका में थीं जो कि वैक्सीन बनाने जा रही थीं। लेकिन जब भी कोई कंपनी जो है वो वैक्सीन बनाती है या इसको प्रोसेस करती है तो उसमें कामयाब नहीं होती, उसके ट्रायल होते हैं, फेजेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाज़ कदम मसाइल आ जाते हैं। शायद 5 कंपनियां अमेरिका में जो है वो कामयाब हुई और उनको इसका लाइसेंस मिला। यूके में सिर्फ एक कंपनी थी, एक रशियन कंपनी थी और चाइनीज़ कंपनी ने वैक्सीन बनाई। अब उसमें यह है कि कोई ये ज़िद करे इस बात की कि मुझे एस्ट्राजेनेका या मुझे फाइज़र लगाई जाए, तो उसमें अर्ज़ ये है कि हम जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, हमें जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन ही लगी है और ये वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है आवाम को इस बात पे ज़िद नहीं करनी चाहिए। ये शायद जो है ना वो शुरू में लोगों ने ज़िद की कि हमने फला वैक्सीन मिलेगी तो हम लगवाएंगे, तो उसकी वजह से थोड़े मसाइल पैदा हुए थे। लेकिन अब इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में वो वैक्सीन खासी वाफिर मिकदार में मौजूद है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि मेरी मर्जी है मैं फाइजर लगवाऊंगा या मॉडर्ना लगवाऊंगा, लेकिन हुकूमत ने इस बात का बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो गुर्दे फेल के मरीज़ हैं, उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन का बंदोबस्त किया। मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट से जो अपने एंड से हो सकता था वो किया, लेकिन हमारी कोऑपरेशन भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूं बिकॉज ये एक ऐसे पॉइंट है जहां पर हमारी कौम को मुत्तहिद होकर अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। लेकिन डेल्टा वेरिएंट तो 2 साल की बात है या फिर कोविड-19 2 साल की बात है कि हम इकट्ठे होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हमारे पास वो भी हैं जब साल हर साल हम इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे साथ ये वबा की सूरत में जिस चीज से हम जंग कर रहे हैं, उसी सूरत से हम अगर अपने आजाद कश्मीर या कश्मीर के उन बहन भाइयों को देखें जिसके लिए आज यौम स्याह मनाया जा रहा है, 5 अगस्त का वो दिन जब हमने देखा कि मोदी की जानिब से मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको खत्म किया गया। मतलब हमने ये देखा कि इस दिन के बाद हमें लगा कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना शायद इस चीज को ईज आउट किया जाए और दोबारा से जो खसूसी हैसियत कश्मीर की है वो वापस मिल जाए, लेकिन नहीं।
अरसा गुजर गया और ये अरसा उस तरह से गुजरा जैसे कि मैं प्रोग्राम के आगाज से पहले से अपने पैनल से बात कर रही थी कि हमने ये देखा कि मुझे लगता है कि ख्वाहिश पैदा होती है मेरे अंदर कि हम आजाद देखें कश्मीरी बहन भाइयों को, लेकिन ये ख्वाहिश ऐसे खत्म हो जाएगी तो वहां पर नस्ल दर नस्ल ये ख्वाहिशात पैदा होकर लोग देखते हैं आज़ादी को और देखते हुए मर जाते हैं। ये आज़ादी नसीब नहीं है। लेकिन आज यौम सियाहत जो मनाया जा रहा है उसकी मुनासबत से टेलीफोन लाइन पर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान हमारे साथ मौजूद हैं, नौ मुंतखब MLA हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के। और सर आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सर यौम सियाहत के हवाले से आप क्या कहेंगे? एक ऐसा इशू जिसको हम ख्वाहिश करते हैं, अगर इस दर्द को महसूस करें तो हम ख्वाहिश करते हैं इस चीज की कि हम आज़ाद देखें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को, लेकिन वहां पर नस्ल दर नस्ल वो आज़ादी की ख्वाहिश लेकर पैदा होते हैं और ऐसे मर जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अब किस चीज का वक्त है हमारी जिंदगी में, ऐसा कौन सा काम करने से हम ये चीज नसीब होगी हमें भी और उन्हें भी कि वो आज़ादी देख सकें? देखिए जी, आज हमारा असेंबली का जो इजलास हो रहा है, आज कल हमने हलफ उठाया, आज पहला ये यौम इत्तिसाल रखा हुआ है इसका नाम, जो भारत ने 370 और 35A को खत्म करके उनका खसूसी स्टेटस जो था कश्मीरियों का उसको खत्म करके उसको अपने टेरिटरी में शामिल किया। तो कश्मीरियों ने कभी भी भारत को एक्सेप्ट नहीं किया और गैर उसका जो कब्जा है उसके ऊपर गासपाना हमेशा सरापा एहतजाज उन्होंने पूरी दुनिया में जो है ना इसको भरपूर अंदाज में कहा गया कि हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, हमें राइट नहीं दिए जा रहे, हमारे जो घर में बच्चों को उठाकर किल किया जा रहा है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, हमारे जो नौजवान है उनको शहीद किया जा रहा है। और इतना जुल्म ज्यादती सिर्फ इस वजह से कि हमारा वो जो हक है पैदाइशी जो खुद लेकर गया था भारत अक़वाम मुत्तहिदा में कि हम इनको रायशुमारी का हक देंगे, आज तक वो नहीं दिया। और अब उससे पहले तय करते हुए अब वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जुल्म और तशद्दुद करने के लिए। आज हमारी जो आज़ाद रियासत की असम्बली है वो इस सिलसिले में वहाँ पे सदर ममलकत भी आ रहे हैं और ये सारी जॉइंट हमारा एक सेशन शुरू हो रहा है आज, जो भारत के ये जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया को बताया जाएगा और उस पर करारदादें पास की जाएंगी और अक़वाम मुत्तहिदा को उसकी जो कापी है वो भी भेजते हैं। हम पूरी दुनिया के जो है लोगों उनको भी भेजते हैं और पाकिस्तान को भी कहते हैं कि इसका पूरी तौर पे जो है ना वो मामला की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि कश्मीरी सांस लें। हर रोज हमारे कश्मीरी जो है वहाँ किल हो रहे हैं और उनके बच्चे ना उनकी जान माल कोई चीज महफूज नहीं है और वहाँ कर्फ्यू जैसी हालत रही है 1 साल सवा साल। तो अब भी उनके कारोबार बिल्कुल बर्बाद है। मैं देखता हूँ वो पता नहीं कैसे बेचारे गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज उनके लिए ना वहाँ दुनिया तंग की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इस दौर में भी वहाँ पे जो उनके साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है पूरी दुनिया को कि ये कोरोना की वबा मैं तो समझता हूँ आई इसी वजह से ये जुल्म ज्यादती है। जब इन्होंने जो ताकतवर ममालिक थे इन्होंने इग्नोर किया इस जुल्म को तो उसकी वजह से पूरी दुनिया को ये परेशानी हुई है जब कोरोना वायरस। ठीक है, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब ये कहिएगा कि अगर हम PTI गवर्नमेंट की बात करें, नून लीग की बात करें, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, हमने भी देखी है कि हर हुकूमत ने कहीं ना कहीं कोशिश की है इस चीज की कि आजादी की जो तहरीक चलाई जाती है या फिर अगर इसके लिए हम तगदो कर रहे हैं, ये जंग लड़ रहे हैं तो इसमें अपना अहम किरदार अदा किया जाए। लेकिन ये साइबर वॉर की सी एक सिचुएशन है, अब तो हर चीज सोशल मीडिया पर है, वीडियोज पिक्चर्स हर चीज हम देखते हैं, अवाम की कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतनी आ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर PTI गवर्नमेंट की बात की जाए तो इस दौरे हुकूमत में ऐसे कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं कि इस तहरीक को थोड़ा सा मजीद परवान चढ़ाया जाए और हम कामयाबी से थोड़ा करीब हो जाएं, आजादी से थोड़ा करीब हो जाएं? देखेंगे इसका एक ही हल है बैनुल अक़वामी तौर पर, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जितने फेमस हैं और ये ईमानदार हैं, दुनिया में इनको वज़ीराई मिल रही है, ये बाहर जाए अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं यूरोपियन कंट्री वहां पर जाकर मिले और जो हमारे स्वार्थ खाने हैं उनको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। वहाँ कश्मीर डिस्क बननी चाहिए ताकि वो कश्मीर के मामला में वाक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस है और टेलीविजन करें हर शहर में तो लोगों को आगाही दें कि ये जुल्म ज्यादती कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि इसको हकूक दिए जाए कश्मीरियों को। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। जंग तो आखिरी ऑप्शन है, जंग का उसके बाद कोई बचेगा तो जंग के बाद कुछ सिस्टम आएगा। लेकिन भारत की तो हर वक्त ख्वाहिश यही होती है कि वो जारहियत करता रहे। लेकिन पाकिस्तान जो है आठवीं ममालिक है, ये एक चिंगारी है, ये थोड़ी सी भी उठी तो इससे शायद दुनिया पूरी बर्बाद हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ दुनिया को बताना चाहिए कि भारत जो है एक जमहूरी जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है उसका कोई भी इकदाम ऐसा नहीं है जिसमें उसको जमहूरी और सेकुलर कहा जाए। लिहाजा कश्मीरियों को राइट देना नहायत जरूरी है। तकरीबन जहाँ जहाँ आज़ादी की तहरीकें उनके मंतकी अंजाम पहुंच चुकी हैं, वो फैसले हो चुके हैं। अब ये एक आखिरी फैसला है, एक ये और एक जो है इसराइल ने जो जुल्म ज्यादती वहां अरवा रखी हुई है।
आपको पता है इसराइल ने जो फलस्तीनियों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ ये दो कौमें रह गई हैं, अल्लाह करेगा इनको भी आज़ादी मिलेगी। इंशाल्लाह, और आज हम इजलास इसी सिलसिले में मुनक़्क़िद हैं, इंशाल्लाह पार्लियामेंट करारदाद भी पास करेगी और भारत का जो मकरूज चेहरा है वो भी दिखाएगी अंदरूने मुल्क और बैरूने दुनिया को भी। इंशाल्लाह ये आपकी काविशें हैं, हमारी कोशिशें इंशाल्लाह रंग जरूर लाएंगी। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नौमुंतखब MLA हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के। यौम स्याह के हवाले से वो अपने कमेंट, अपने रिव्यूज हमसे शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में हमने डेल्टा वेरिएंट की डिटेल में बात की, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से सेगमेंट भी करना उतना ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन प्रोग्राम के ख़िताम में इस बात को इस तरह से कंक्लूड कर देते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से कंसर्न डिपार्टमेंट्स, अपनी हुकूमत, नौमुंतखब जो भी अहदेदार हैं जो कि आज इजलास करने जा रहे हैं, सदर पाकिस्तान वहां पहुंचेंगे, तमाम लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन दुआ कर लेते हैं आज के इस प्रोग्राम में कि अल्लाह पाक की कामिल ज़ात है, वही आज़ादी देने वाली है, वही वबा देने वाली है, वही हर चीज़ पर कामिल है। तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द आज़ादी जैसी ये नेमत उन लोगों को भी नसीब करे जो हमारे कश्मीर बहन भाई कहलाते हैं। तो इसी नोट के साथ अपनी प्रोग्राम में आज इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली अपना ख्याल रखें, कोविड-19 के लिए प्रिकॉशंस ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।